अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मैंने कल की पोस्ट में बताया था कि आज इंशाल्लाह आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस देंगे वकील साहिबा के साथ। तो अभी हम उनसे बात करते हैं और उनसे जो आपके सवालात हैं उस हवाले से कुछ चीज़ें पूछते हैं। हमारे साथ हैं Avvocato Elena Vengu del Foro di Milano. Ti ringrazio e ti saluto. Ciao. Grazie, ciao, grazie per questo confronto che Allora, è utile. ti chiedo prima di tutto specificare all'inizio in linea generale cos'è questo decreto che è uscito e quando veramente sarà una legge. Sì, questo decreto legge è stato approvato ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aspettiamo che venga pubblicato oggi. È effettivamente una sanatoria, la tanto auspicata sanatoria, che permette di poter regolarizzare gli stranieri che lavorano in alcuni settori, che poi andremo a specificare quali. ओके अच्छा, पहला सवाल जो मैंने उनसे किया है वो ये है कि ये जो कानून कल पास हुआ है कैबिनेट से, उसकी क्या कानूनी हैसियत है, क्या वो अभी से ही कानून शुरू हो गया या उसमें कुछ चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि ये कानून अभी सिर्फ कैबिनेट की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से कल पास हुआ है और अभी तक ये सरकारी गज़ट में शाया नहीं हुआ, और जब तक ये सरकारी गज़ट में शाया नहीं होता ये कन्फर्म नहीं होगा। तो अभी जो हम आपको जितनी भी चीज़ें बताएंगे वो सिर्फ एक मालूमात की हद तक है और उम्मीद यही है कि यही चीज़ें रहेंगी आगे कानून में, मगर अभी फ़िलहाल इसके बारे में कन्फर्म नहीं है। वेट है कि मगर ये इमिग्रेशन का कानून है और इसमें कुछ ख़ास कैटेगरीज़ के काम करने वाले लोगों को पेपर मिल सकेंगे। Va bene, puoi parlarci di com'è. Allora, questo decreto legge prevede la regolarizzazione di stranieri che si trovano in Italia a partire dall'8 marzo e che si sono sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici. Cosa vuol dire? Vuol dire che può chiedere tale regolarizzazione chi lavora nei settori dell'agricoltura, l'allevamento, la zootecnica, pesca, acquacoltura e attività connesse. Inoltre chi lavora come colf, lavoratore domestico e badante. Questo è il primo comma. Il secondo comma riguarda invece, secondo me, i lavoratori che hanno sempre lavorato in questi settori ma che hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 e possono rientrare i lavoratori stagionali che sono entrati in Italia con il permesso per lavoro stagionale ma non hanno potuto convertire in altro permesso di soggiorno. Gli stranieri che rientrano nel secondo comma devono però dimostrare di aver lavorato in questi settori, nei settori che ho elencato prima. Ok, अच्छा जी, दूसरा सवाल उन्होंने उसमें अब जो दो कानून की दो शिकें हैं जिनके मुताबिक दो किस्म की कैटेगरीज हैं, बड़ी उसके हिस्से हैं लोगों के जो पेपर जमा करवा सकेंगे। उसमें सबसे पहले कैटेगरी जो इस कानून के कोमा दफ़ा 1 के तहत आता है वो ये है कि जितने लोग इटली में 8 मार्च 2020 से पहले मौजूद थे और उनके किसी भी तरीके से फिंगरप्रिंट्स हुए हैं, किसी कस्तूरे में या कहीं पर भी उनके फिंगर हुए हैं, वो पहले कानून के तहत यानी कानून की पहली शिक के तहत दुमानदा कर सकेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई मालिक हो जो उनको अपने पास काम पर रखने के लिए तैयार हो। और काम कौन कौन से कामों के लिए ये आप दुमानदा कर सकेंगे, उनमें शामिल है एग्रीकल्चर के कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ज़राअती कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा जो माल मवेशी पालने वालों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो, इसके अलावा जो माहीगीर या मछलियों पकड़ने वाले जो होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके पास, या जिनके इससे मिलते जुलते कामों के कॉन्ट्रैक्ट हैं। इसके अलावा इसमें दूसरी
कैटेगरी जो है वो घरों में काम करने वाली जो लोगों की देखभाल करते हैं घर में, जिसको कॉल्फ या बदानते कहते हैं या डोमेस्टिक वर्कर कहते हैं, वो इसमें दूसरी कैटेगरी शामिल है। इसके बाद जो इस कानून की दूसरी शिक है, उसके मुताबिक वो लोग के जिनकी परमेसो दी सोजोर्नो 31/10/2019 के बाद ख़त्म हुई है, वो इसके तहत दुमानदा कर सकेंगे, मगर उनके लिए भी शर्त ये होगी कि वो ये साबित कर सकें कि उन्होंने इस तारीख से पहले या इस दौरान इन्हीं सेक्टरों में यानी कि इन्हीं जगहों पर काम किया है, एग्रीकल्चर में या डोमेस्टिक में। इसके अलावा काम करने वालों का अभी तक कानून में जिक्र नहीं है। Ok, allora. Posso aggiungere che in entrambi i casi gli stranieri devono dimostrare di aver soggiornato in Italia prima dell'8 marzo, quindi devono poter dimostrare di essere stati in Italia prima dell'8 marzo. La richiesta la può fare lo straniero che non è stato colpito da un decreto di espulsione, questo è importante. E il datore di lavoro, un'altra novità che prima forse nelle altre sanatorie non era prevista, è che il datore di lavoro deve avere un contratto, deve avere il permesso di soggiorno di lungo periodo, quindi non può avere un permesso semplice di 2 anni, oppure potrebbe essere un cittadino italiano oppure europeo. Ok, अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो वो आपको बताना चाह रही हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है, उसमें यह है कि दोनों तरह के जो लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो 8 मार्च 2020 से पहले इटली में मौजूद हों और उस डेट के बाद इटली से बाहर ना निकले हों। ये सबसे ज़रूरी बात है। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि उनके खिलाफ, काम पे रखने वाले के खिलाफ भी और काम करने वाले वर्कर के खिलाफ भी कोई फोलियो दी विया का केस ना हो, यानी कि उनको फोलियो दी विया ना मिला हुआ हो या उन पर कोई क्रिमिनल केस ना हो। इसके अलावा जो इस इमिग्रेशन में एक इजाफी शर्त लगाई गई है जो पहली इमिग्रेशन में नहीं थी, वो ये है कि जो बंदा आपको काम पे रख रहा है, आपका मालिक, वो या तो इटालियन या यूरोपियन यूनियन का शहरी हो या फिर उसके पास अगर वो गैर मुल्की है तो सेम्प्रे वाली सोजोर हो, लॉन्ग पीरियड वाली, लुंगा दुराता वाली सोजोर्नो हो। नॉर्मल 2 साल वाली सोजोर वाला बंदा आपको काम पर नहीं रख सकेगा। ये अभी तक सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इनकी कन्फर्मेशन अभी जब ये कानून शाया होगा तो फिर होगी। Ok? Poi ti volevo chiedere se uno ha in corso una procedura penale, sia il lavoratore che il datore di lavoro, può partecipare o non può partecipare? Dalla lettura che ho dato, sì, l'importante è che non ci sia la condanna. Se ci sono in corso indagini, sì, perché la posizione non è ancora definitiva. L'importante è che non ci sia una condanna penale. Allora, lo straniero non deve costituire un pericolo per la pubblica sicurezza, ovviamente va valutata caso per caso la posizione dello straniero. Invece il datore di lavoro non deve essere stato condannato per alcuni reati che il decreto indica nello specifico, che ad esempio è l'immigrazione, lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina, il favoreggiamento, reati del genere. अभी मैंने उनसे ये सवाल किया है कि अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई केस चल रहा है क्रिमिनल, बेशक वो वर्कर हो या उसको काम पे रखने वाला हो, तो क्या वो इस इमिग्रेशन में हिस्सा ले सकेगा? तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि फ़िलहाल जितना कुछ पढ़ा जा रहा है इस कानून में, उसके मुताबिक जब तक सज़ा ना हो गई हो किसी बंदे को किसी क्रिमिनल केस में, तब तक वो दुमानदा कर सकेगा। मगर ये अभी तक डिटेल इसकी आनी बाकी है, क्योंकि सिर्फ कुछ किस्म के इसमें जुर्म बताए गए हैं। अगर उन जुर्मों में हुई हो सज़ा तो फिर आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मगर जैसा कि वकील साहब ने भी बताया है कि ये हर बंदे का केस से केस में मुख्तलिफ हो सकता है। हर बंदे का देखा जाएगा कि उसके पास क्या उसकी मारूजी हालात हैं। Va bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa o ti faccio delle domande. Sì, vai pure con le domande. Ok, perché ti faccio le domande che mi sono arrivate dai varie persone. Allora, la prima domanda che mi hanno chiesto in tantissimo è che io sono uno straniero che ha
fatto la richiesta di asilo politico e adesso voglio provare anche in questa sanatoria. Devo già rinunciare adesso all'asilo andando in questura e firmare le carte oppure c'è un'alternativa? No, 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 innanzitutto non devono rinunciare alla domanda d'asilo immediatamente. Bisogna stare molto attenti. Come dicevo, noi ancora aspettiamo la pubblicazione di questo decreto legge. Poi ci sarà anche un regolamento attuativo che ci dirà quali documenti servono e come presentare la domanda. Quindi per il momento non devono rinunciare a niente. Possono fare la domanda, importante per loro è avere un passaporto oppure la fotocopia del passaporto per poter avviare la domanda. Poi si vedrà durante l'iter di questa domanda, potranno rinunciare all'asilo politico, alla domanda di protezione internazionale. ओके अभी जो मैंने सवालों से पूछा है वो दो सवालों को मिला के एक बहुत अहम चीज़ पूछी है जिसके बारे में अक्सर भाइयों ने मुझसे पूछा है कि फ़र्ज़ करें कि एक भाई हैं जिन्होंने अजील अप्लाई की हुई है अजील अप्लाई की हुई है और अभी उनका केस चल रहा है तो क्या उन्होंने फ़ौरन जाके कस्तूरे में साइन कर देने हैं कि मैं ये ख़त्म करवा रहा हूँ दोमांदा क्योंकि मैं दूसरे में हिस्सा ले रहा हूँ दूसरी इमिग्रेशन में या वो वेट कर सकते हैं तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया है कि आप लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करें बहुत ज़्यादा ख्याल रखें फ़ौरन जाके कहीं पर भी साइन करके अपनी अजीलो बंद करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है हमेशा अभी क्योंकि कानून के सारे जो तरीक़ाकार हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कहाँ पर दोमांदा होगा ये अभी तक नहीं पता कौन सी वेबसाइट पर होगा किसी किट के थ्रू होगा कुछ भी नहीं अभी पता आपने कहीं पर भी जाके अपनी अजीलो बंद नहीं करवानी अभी से इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप दोमांदा करेंगे आप दरख्वास्त जमा करवाएंगे जब आपको आगे से कस्तूरे वाले कहेंगे या प्रेफेक्टूरे वाले कहेंगे कि देखिए आपने तो अजीलो भी अप्लाई की हुई है तो अब आप दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं तब आपने अपनी अजीलों को बंद करवाना है पहले नहीं जिसके लिए इसके लिए जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होगा वो होगा पासपोर्ट या तो आपके पास ओरिजिनल वैलिड मौजूद होना चाहिए या अगर आपका पासपोर्ट कस्तूरे वगैरह में जमा है तो आपके पास अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कापी ज़रूर होनी चाहिए Va bene? Mi hanno chiesto un'altra domanda sempre collegata è che io ho il passaporto in questura Sì. depositato perché mi hanno fermato eccetera ma non ho neanche la fotocopia Sì, allora, sì, capisco la difficoltà. Penso che ancora non sappiamo quali documenti il sistema ci chiederà. Se il sistema chiederà un documento valido, potrebbe essere la copia del passaporto che non abbiamo, oppure anche la fotocopia del permesso di soggiorno. A questo purtroppo non sappiamo rispondere perché non sappiamo ancora il sistema che documenti chiederà. che ovviamente anche chi fa le leggi lo sa che tanti sono in questa situazione quindi ci penserà Ci penserà, poi ci saranno delle circolari da parte del Ministero che spiegheranno meglio, però stiamo aspettando tanti aspetti che riguardano i requisiti, per esempio anche la capacità economica del datore di lavoro, non sappiamo ancora che reddito deve aver dichiarato. अच्छा आखिर में जो चीज़ उन्होंने बताई है वो ये है कि अगर आपका पासपोर्ट जमा है कस्तूरे में और आपके पासपोर्ट को कापी नहीं है तो अभी से आप परेशान ना हो क्योंकि अभी ये कानून शाया होगा उसके बाद मुख्तलिफ जो वजारतें हैं वजारत दाखिला जितनी भी इस तरह की वजारतें हैं वो आपस में मिल के इसका एक अमली कानून बनाएंगे यानी कि इस पर अमल कैसे होगा जब वो कानून आएगा तो तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है क्या वो सजोर इस्तेमाल कर सकेंगे या जिनके पास सजोर नहीं है क्या वो कोई और डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे वो सब कुछ इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सामने भी आएगा और उसका कोई ना कोई हल भी निकल आएगा आप अभी से परेशान ना हो और दूसरी चीज़ जो है कि अभी इसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि हमें यह भी पता चले कि जो बंदा आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहा है उसका अपना आमदन कितनी होनी चाहिए उसका रेडी तो कितना होना चाहिए अभी तक इस बारे में कानून में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसकी अपनी ज़ाती आमदन कितनी होनी चाहिए Va bene, io con le domande che avevo avrei finito. Io
di potervi dare al più presto altre informazioni, stiamo tutti aspettando, ma invito tutti quelli che vi seguono di stare attenti e di non avere fretta, perché comunque le domande si potranno fare dal 1° giugno al 15 luglio, quindi c'è tutto il tempo per preparare al meglio la domanda e i requisiti Soprattutto che non farsi fregare. non farsi fregare, non dare soldi a chi promette mari e monti, ma di stare molto attenti, perché c'è अ, tanta gente che se ne approfitta in questo momento. जी आखिरी चीज़ जो वो आपको बताना चाह रही हैं कि वो भी और हम भी सब इस इंतज़ार में हैं कि हमें कंफर्म किस्म की इंफॉर्मेशंस मिलें, मालूमात मिलें तो आपको हम वो पहुंचाएं। दूसरी बात जो उन्होंने आपको कही है कि बहुत ज़्यादा एहतियात करें इस बारे में कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के लूटते हैं। हर दफ़ा बंदों के साथ धोखे करते हैं और उनको पैसे लेके भाग जाते हैं, लूटते हैं। तो आप अभी से किसी को भी पैसे देना ना शुरू कर दें, क्योंकि अभी इस बारे में कोई पता ही नहीं है कि क्या तरीक़ेकार होना है, क्या कुछ आगे चलना है, क्या नहीं होना। जो इसकी एप्लीकेशंस अभी तक कानून में जो डेट लिखी है वो है 1 जून से लेकर 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक। तो अभी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है और इंशाल्लाह सब इसके बारे में क्लियर होगा, तो हम साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। जब तक आप अपने केस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना ले लें किसी से, किसी को पैसे ना दीजिए, किसी के आगे अपना पैसे फंसा के फंस ना जाएं, ज़ाया ना करवा दें अपना मौका। और अजीलों, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि अपने अजीलों के दुमानदे को ना बंद करवाएं अभी से। Ok, allora ti ringrazio per il tuo tempo e poi appena sapremo altri dettagli faremo un altro video per i nostri Sono a clienti. disposizione, se avete domande le possono fare a voi e poi le chiariamo, non c'è problema. Ok, grazie mille। Buona continuazione. grazie। Ciao। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें हमारे पेज पर मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि आप समझते होंगे कि कल रात से लेकर अभी तक मुझे कोई 200 कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं, कुछ का मैं जवाब दे सका हूँ, कुछ का नहीं। तो आप मैसेज छोड़ दें या हमारी किसी पोस्ट पर कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह जैसा ही वक्त मिलेगा चीज़ों को साथ साथ जवाब देता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, चाओ चाओ।